आज का अपना टॉपिक है आरटी। कल जो है अपन ने असेसमेंट के बारे में देखे थे, आज देख रहे हैं आरटी। देखो आरटी जो है ना, इससे पहले जो है अलग अलग जो है आर्टिकल थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिससे जो है तालीम हासिल करने का हक जो है बच्चों को था, तालीम हासिल करते थे। लेकिन जो है तालीम हासिल जो करने का हक था वो ऐसे हक नहीं था, बल्कि जो एक मेहरबानी थी। गवर्नमेंट मेहरबानी कर रही, कोई जो है एनजीओ मेहरबानी कर दे रही, पेरेंट्स मेहरबानी कर रहे हैं, लेकिन ये उनका हक है। हक कैसे? जैसे तुम्हारे को बोलने की आजादी है, वो तुम्हारा हक है। तुम्हारे को भारत में कहीं भी रहने की आजादी है, कपड़े पहनने की आजादी है, नौकरी करने की आजादी है, ये तुम्हारे हक है। ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स है जो तुम्हारे से कुछ नहीं छीन सकते, कोई नहीं छीन सकता। ये जो है हक है आरटीई। पहले हक नहीं था, लेकिन 2009 में जब आया ये क्या हुआ? हक बन गया आरटीई। ये जो है कब आया? आरटीई कब आया? 2009 में आया। लेकिन फोर्स में कब आया? 1 अप्रैल 2010 को। सबको तारीख याद है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड्स क्या है इसका, क्यों जो है ये लाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहला है आर्टिकल 21 ए। आर्टिकल 21 ए ये क्या बोलता है? आर्टिकल 21 ए कॉन्स्टिट्यूशन की जो है धारा है, ये बोलती है कि जैसा जो है बच्चों को फ्री और कंपलसरी तालीम देना उनका हक है, जरूरी है। इसमें फ्री और कंपलसरी के जो है मायने समझना जरूरी है। फ्री मतलब ये बच्चों के लिए फ्री है, पेरेंट्स के लिए फ्री है। कंपलसरी बच्चों के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी है। ये जो दो वर्ड है ना यहाँ पर, फ्री, फ्री किसके लिए है? बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। और कंपलसरी किसके लिए है? कंपलसरी जो है ये गवर्नमेंट के लिए। आर्टिकल 21 जो है बच्चों को फ्री और कंपलसरी तालीम की जो है बात करता है। कहां तक के लिए? 6 से 14 साल के लिए। लेकिन ये जो है अमेंडमेंट के बाद जो है ना, ये हो गया 3 साल से लेकर 19 साल तक। 3 साल से लेकर 19 साल तक। ये 3 साल को हम जो है अभी गौर से पढ़ेंगे जब ईसीसी की जो है बात आएंगी। अर्ली चाइल्डहुड केयर में जो है इसको ईसीसी को पढ़ेंगे। दूसरी बात है आर्टिकल 45। दूसरी क्या है? एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है इसका? आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 जो है ईसीसीई की बात करता है। ईसीसी क्या है? ये अर्ली चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये ईसीसी क्या है? ये तकरीबन 6 साल के बच्चों तक के लिए है। कहां तक के लिए? अप टू 6 ईयर्स। 6 साल के बच्चों के लिए जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर है। इसी को जो है वाइस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, इसका ध्यान में रखना। इसी को क्या बोलते हैं? वाइस इन्वेस्टमेंट। एनईपी 2020 में भी इस पर फोकस किया हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड पर। इसको जो है अपन जब एनईपी पढ़ेंगे उसमें जो है डिटेल में इसको तब भी पढ़ेंगे। दूसरा आर्टिकल 51A। तीसरी चीज क्या है? आर्टिकल 51A क्लॉज के। ये क्या बोलता है? ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स को बताता है। बच्चों को तालीम देने के लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन टीचर पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि उनको जो है तालीम की तरफ रागिब करे, उनको ले जाकर एडमिशन में दाखिल करवाए। कौन सा आर्टिकल बोलता है ये? आर्टिकल 51A क्लॉज के। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटी।
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसका पहला मकसद क्या है आरटीई का? तालीम देना है बच्चों को फ्री और कंपलसरी। इसमें हमने दो वर्ड के मीनिंग जो है पहले ही समझ लिए। यहाँ पर जो है वर्ड के मीनिंग जो है एक बार और डिटेल में हम थोड़ा देख लेते। फ्री किसके लिए है? ये फ्री चिल्ड्रन के लिए है और पेरेंट्स के लिए, और कंपलसरी किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए क्या है? कंपलसरी है। दूसरा है क्वालिटी एजुकेशन। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, इक्विटी देना और इंक्लूसिविटी। आरटीई का जो है दूसरा मकसद क्या है? पहला मकसद है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना, बच्चों को तालीम देना। फ्री जो है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, कंपलसरी गवर्नमेंट्स के लिए। दूसरा इसका मकसद क्या है? यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन देना। ऐसे नहीं कि बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे, उनकी में उसमें क्वालिटी दिखाई देना चाहिए। दूसरी बात इक्विटी होना चाहिए। इक्विटी और इक्वलिटी में हमने फर्क देख चुके हैं। मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी तालीम देना। जैसे मिसाल के तौर पर दो बच्चे तुम्हारे क्लास में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा कमजोर है और एक बच्चा हाईली टैलेंटेड गिफ्टेड है, दोनों को एक ही सिलेबस पढ़ाएंगे क्या तुम? नहीं। जो कमजोर बच्चा है उसके लिए वैसा सिलेबस है, हाईली टैलेंटेड के लिए उस तरह का सिलेबस उसको जो है दिया जाए। इस तरह जो है इक्विटी होना जरूरी है। तीसरी है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी को जो है हम जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है? ऐसे बच्चे जो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग रिलीजन से, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एससी एसटी कैटेगरी में, या फिर जो है ऐसे बच्चे जो हैंडीकैप है, इस तरह के बच्चों को नॉर्मल स्कूल में पढ़ने की इजाजत दी जाए। ये क्या है? दूसरा मकसद इसका आरटीई का है। और तीसरा मकसद क्या था इसका? प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। बच्चों की जो है ना बच्चा मजदूरी जो होती थी, बाल मजदूरी, उससे जो है उनको बचाना। दूसरा इसी में जो है एक था ड्रॉप आउट को रोकना। प्रिवेंट ड्रॉप आउट, प्रिवेंट एक्सक्लूजन। बच्चों को जो निकाला जाता है उस पर पाबंदी रखना। तो आरटीई के तीन मकसद है जिसके तहत आरटीई लाया गया। सबसे पहला फ्री और कंपलसरी, दूसरा इक्वलिटी क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटी और इंक्लूसिविटी, और तीसरा मकसद है इसका चाइल्ड लेबर को रोकना, बच्चों को जो है ड्रॉप आउट से रोकना और एक्सक्लूजन से रोकना। एक्सक्लूजन क्या है? बच्चों को जो निकालते थे तालीम में से, रोकते थे, डिटेंशन करते थे। मतलब एक बच्चा जो है एक क्लास में फेल हो रहा है, वो बच्चे को फेल नहीं करना है, कंटिन्यू जो है चलाना है, 14 साल की उम्र तक आगे बढ़ाना है। ये इसका जो है मकसद है। स्कूल नॉर्म्स कौन कौन से आते हैं इसमें? स्कूल नॉर्म्स, रूल्स या रेगुलेशन जो बोलेंगे। पहला जो है टीचर प्यूपल रेशो। टीचर प्यूपिल रेशियो, ये सबने पढ़े हैं लेकिन जो है इसको सिर्फ जो है दोहरा देते हैं। प्राइमरी में कितना होना चाहिए टीचरों का रेशियो, और अपर प्राइमरी में कितना होना चाहिए? एक टीचर जो है 30 बच्चों पर जो है एक टीचर चाहिए आरटीई के तहत स्कूल में, और अपर प्राइमरी में 35 पर जो है एक चाहिए। ठीक है, 35 पर एक टीचर, और जो है प्राइमरी में 30 पर एक टीचर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आया? स्कूल की जो है इमारत है वो कैसा होना चाहिए? तो इसमें जो है ऐसी इमारत होना चाहिए जिसमें बच्चों को सहूलत हो। इंक्लूसिव एजुकेशन के जो है इंक्लूसिविटी का जब कर रहे हैं तो उसमें भी बच्चों को सहूलत मिले। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बच्चे अपंग या अपाहिज है, वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ सकते हैं नहीं, उनके लिए रैंप का होना जरूरी है। टॉयलेट बाथरूम जब बनाए तो उसमें जो वेस्टर्न टॉयलेट खास तौर पर होना चाहिए। कोई बच्चा अगर से अपाहिज है या नीचे बैठ नहीं सकता, उस तरह की जो है सहूलत होनी चाहिए। तीसरी बात के लिफ्ट वगैरह का इंतजाम होना चाहिए। इस तरह की चीजें जो है बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग जो है टॉयलेट्स वगैरह होने चाहिए। ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है ध्यान देना है। ये जो है स्कूल के नॉर्म्स है आरटीई में। तीसरा होता है स्कूल वर्किंग डेज कितने होने चाहिए।
तीसरा क्या है? वर्किंग डेज। स्कूल वर्किंग डेज कितने होने चाहिए प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए? प्राइमरी के लिए 200 वर्किंग डेज का होना जरूरी है और अपर प्राइमरी के लिए 220 वर्किंग डेज का होना जरूरी है। प्राइमरी क्लासेस के लिए 200 जो है तालीमी दिन होना जरूरी है और अपर प्राइमरी के लिए 220 तालीमी दिन का होना जरूरी है। टीचर वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए? टीचिंग वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? 45 पीरियड पर वीक होना चाहिए एक टीचर के। आरटीई के मुताबिक जो है एक टीचर के कितने होने चाहिए? 45 जो है पीरियड होने चाहिए। इसमें जो है प्रिपरेशन भी शामिल है, मतलब ये कि टोटल टीचर के आने से लेकर जाने तक के जो है कितने पीरियड होने चाहिए? 45 होने चाहिए पर वीक। उसके बाद का टॉपिक है इसका एडमिशन एंड अटेंडेंस। एडमिशन, इसके कुछ उसूल है। कोई भी एडमिशन को जो है डिनाय नहीं कर सकते तुम। जो भी बच्चा तुम्हारे स्कूल में आया तुम उसको जो है क्या कर सकते? डिनाय नहीं कर सकते। कोई भी बच्चे का एडमिशन तुम जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये जो है आरटीई में कंपल्शन है, बच्चे को लेना ही है। एडमिशन जो है तुम थ्रू आउट ले सकते हैं। एडमिशन जो है तुम्हारे को साल भर लेना है। अब ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो है आधा तालीमी साल खत्म हो गया अब हम जो है बच्चों को नहीं ले सकते। नहीं, इस तरह नहीं। बच्चा जब भी आएगा तुम्हारे को लेना पड़ेगा, एक पेपर लेना पड़ेगा। बचे हुए पेपर जो है बच्चे के करवाना है थोड़ा वक्त देने के बाद, लेकिन उसको तालीमी साल में वो जहां से आ रहा है उसको वहीं से ही लेना है। तुम उसको जो है ये नहीं बता सकते कि तालीमी साल खत्म हो गया। नो एक्सपल्शन, बच्चे को तुम जो है निकाल नहीं सकते। बच्चे को तुम जो है निकाल नहीं सकते। एक जगह से नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, कैंसल, इस तरह नहीं कर सकते। बच्चा आएगा वो कंटिन्यू पढ़ेगा, तुम उस पर जबरदस्ती करके निकाल नहीं सकते। नो डिटेंशन, आठवीं क्लास होने तक बच्चे को जो है फेल नहीं कर सकते। जब तक बच्चा आठवीं में है, 9th के बाद जो हो सकता है वो होगा, लेकिन आठवीं क्लास तक तुम बच्चे को फेल नहीं कर सकते। आरटीई साफ साफ कहता है। प्रोहिबिशन क्या क्या है इसमें आरटीई में? मतलब किन चीजों से जो है मनाही की गई है आरटीई में? सबसे पहला है कैपिटेशन फीस। बच्चों से डोनेशन नहीं मांग सकते, एडमिशन फीस नहीं मांग सकते बच्चों से। कोई भी स्कूल में पढ़े, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़े, सरकारी या प्राइवेट स्कूल में, वहां पर तुम जो है बच्चों से डोनेशन नहीं मांग सकते, एडमिशन फीस नहीं मांग सकते। स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं ले सकते। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? हाँ, बच्चा आ रहा है उसके सामने किताब रख दी है, बता पढ़कर, ये तुम नहीं कर सकते आरटी में। बच्चे को पढ़ाकर नहीं लेना है, बच्चे का इंटरव्यू नहीं लेना है। बच्चा जैसा आ रहा है वैसा का वैसे ही लेना है, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है? क्लास में दाखिल करवाना है, लेकिन उसको पढ़ाकर नहीं ले सकते। इंटरव्यू उसका नहीं ले सकते। कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते। कॉर्पोरल कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है? मारपीट की पनिशमेंट है। बच्चे को जो है घूर कर देखना, बच्चे को जो है मेंटली टॉर्चर करना, उसको फिजिकली टॉर्चर करना, ये क्या है? कॉर्पोरल पनिशमेंट में आता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते।
बच्चे को क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, एक बच्चे में और दूसरे बच्चे में फर्क नहीं कर सकते। एक बच्चा किसी भी मजहब का हो, किसी भी जो है कैटेगरी का हो, ऊंचे कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर जो है थोड़ा हैंडीकैप हो, वो जो है पढ़ने में अच्छा हो या फिर थोड़ा वीक हो, किसी भी एतबार से तुम क्या नहीं कर सकते, उसको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और पांचवी बात, बच्चों को तुम प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। टीचर बच्चों को आरटीई के तहत प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। रिजर्वेशन का क्या हाल है आरटीई में? तो आरटीई में 25% जो है रिजर्वेशन रखा गया है। 25% रिजर्वेशन है, किसके लिए? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी है, सब जितने भी कैटेगरीज आती है इन सबके लिए क्या है, 25%। प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में तो 100% रहेगा, उसका कोई इश्यू नहीं रहा। ऐसी स्कूल जो है सेल्फ फाइनेंस्ड है, जिसकी जो है फंडिंग भी गवर्नमेंट से नहीं आती है, बल्कि जो है मैनेजमेंट खुद से करता है, वहां भी जो है 25% आरटीई के तहत उनका क्या होगा, कोटा होगा बच्चों का, जहां पर वो पढ़ सकते हैं। और एक चीज जिसके बारे में सबको मालूम है, एसएमसी। एसएमसी क्या है? मैनेजमेंट कमेटी। ये जो है एसएमसी का जो तस्वुर आया वो किस चीज में? आरटीई एक्ट 2009 में। कंपोजिशन कैसा होगा इसका? इसका कंपोजिशन कैसा होगा? चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरपर्सन कौन होगा उसका? फंक्शन कैसे करेगी? और टेन्योर कितना होगा? ये चार चीजें जो है हम लोग देखने वाले हैं। सेवेंटी 75% जो है पेरेंट्स रहेंगे और 25% इसमें टीचर रहेंगे। एसएमसी कमेटी का जो कंपोजिशन रहेगा उसमें जो है तकरीबन जो है 75% क्या रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे, और 25% क्या रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, या फिर जो है लोकल अथॉरिटी और दूसरी चीजें मिलाकर रहेंगे। चेयरपर्सन कौन रहेगा? पेरेंट होगा। टीचर या एचएम जो है चेयरपर्सन नहीं हो सकता है, सेक्रेटरी रह सकता है, लेकिन चेयरपर्सन एसएमसी रहेगा। फंक्शन क्या करते हैं इसके? ज्यादा फंक्शन बताने की जरूरत नहीं है। एसडीपी, इसका टेन्योर जो है 2 साल का रहता है। 2 साल से ज्यादा तुम जो है एसएमसी को नहीं चला सकते। थोड़ा सा जो है इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कंपोजिशन में जो है हमने देखे कि जो है 75% जो है पेरेंट्स रहेंगे और 25% लोकल मेंबर्स या दूसरी चीजें टीचर्स वगैरह शामिल रहेंगे। इसमें जो है चेयरपर्सन जो रहेगा, अध्यक्ष कौन रहेगा, पेरेंट्स रहेगा। फंक्शनिंग जो है इसकी जो है मॉनिटर स्कूल फंक्शनिंग, स्कूल ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये जो है पूरा फंक्शन किसके जिम्मे होगा, इसके जिम्मे होगा। प्रिपेयर एसडीपी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की भी जिम्मेदारी किसकी है, इसी की। और इसका जो है टेन्योर कितना रहेगा, 2 साल। इसको इतना पावर हासिल है कि इसके सामने जो है दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका पावर जो है सबसे ज्यादा है। ऑफिसर का भी पावर जो है इतना नहीं कर सकता जितना जो है इसको पावर हासिल है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को। इसके फंक्शनिंग को जो है फिर कभी देखेंगे, पावर्स को। करिकुलम कैसा होना चाहिए? आरटीई एक्ट में जो है करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम कैसा होना चाहिए इसमें? फ्लेक्सिबल।
फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि बच्चों के जो है एतबार से होना चाहिए। करिकुलम कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा जिसमें जो है बच्चे जो है अपने एतबार से, चाहे कमजोर बच्चे हो या टैलेंटेड या गिफ्टेड बच्चे हो, दोनों के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। दूसरी बात इसमें क्या होना चाहिए? स्पाइरल होना चाहिए। स्पाइरल मतलब कि जो है इस तरह का करिकुलम होना चाहिए जिसमें जो है बच्चे जो है एक वही कंसेप्ट को जो है रिविजिट करे। जैसे मिसाल के तौर पर कोई तस्वीर तुमने जो है मेटल और नॉन मेटल का दिए, वो दूसरी क्लास में और जो है डिटेल में होना चाहिए, फिर आने वाली क्लास में और डिटेल में होना चाहिए, ताकि बच्चों को वो अच्छे तरीके से याद रह सके। स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, और यूनिफॉर्म भी नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्पाइरल होना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, और यूनिफॉर्म भी नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स क्या है आरटीई के मुताबिक, जो कि सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है अभी। इसकी वजह से अभी सबको पढ़ना पड़ रहा है। क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स में आरटीई एक्ट ने जो है ये बताया था कि आरटीई में जो टीचरों की क्वालिफिकेशन होगी वो तय करेगी एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये जो गाइडलाइन तय करेगी उसी को जो है हर टीचर को और हर हुकूमत को मानना होगा। और इसने 2010 और 2011 में अपनी गाइडलाइंस दे दी। और इसमें जो है 2010 और 2011 में क्या गाइडलाइन दी थी? इसके कहने के मुताबिक 2010 से पहले 2010 से पहले वाले और 2010 के बाद वाले, ये दोनों को भी टीईटी क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। 2010 से पहले वाले और 2010 के बाद वालों को भी जो है टीईटी क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। और टीईटी जो है इसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करे, मतलब क्वालिफिकेशन, तुम्हारे टीचर होने की क्वालिफिकेशन मानी ही नहीं जाएगी अगर से तुमने टीईटी नहीं दिए, क्वालिफाई नहीं करे। दूसरा जो है यहां पर आरटीई में एक और चीज दी गई थी कि ऐसे टीचर जो अनट्रेंड है, मतलब जो है जो लग गए लेकिन ट्रेन नहीं थे, जिन्होंने डीएड या बीएड नहीं किए थे, ऐसे टीचरों को अपने कंप्लीट करने के लिए 2 से 5 साल का टाइम पीरियड दिया गया था, जिसमें जो है टीचर अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सके। और टीईटी जो है अनट्रेन के लिए कितना वक्त दिया गया था? 5 साल का जो है टाइम पीरियड दिया गया था, जिसमें जो है वो अपना टाइम पीरियड में अपनी क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर सके। और इसी का जो है बेस लगाकर 2013 में जब जो है लागू किया गया महा टीईटी को जो है इसी के बेस के मुताबिक 5 साल का टाइम पीरियड दिया था, जो आगे बढ़कर जो है 2019 मार्च हुआ। बाद में 1 सितंबर 2025 का जो फैसला है, इसके मुताबिक जो है 2025 तक हो गया कि इसके बीच में जिन भी लोगों ने जो है टीईटी क्वालिफाई किए वो सबके सबको जो है ले लिया जाएगा, ये आरटीई केस में। पनिशमेंट एंड पेनल्टीज क्या है अगर से तुमने जो है पेनल्टीज, अगर से तुम जो है आरटीई के उसूलों को नहीं मानते, कुछ जो है अपनी मनमानी करते हैं, तो तुम्हारे लिए क्या क्या पनिशमेंट है? पहला, अगर से तुम कैपिटेशन फीस मांगते हैं, कैपिटेशन फीस मांगते हैं मतलब तुम जो है डोनेशन मांगते हैं, ये प्राइवेट स्कूल में जो है फीस मांगते हैं, तो उसके लिए तुम्हारे को 10,000 का फाइन है। 10,000 का फाइन देना पड़ेगा अगर से साबित हो गया कि तुमने जो है बच्चों से फीस मांगे, कैपिटेशन फीस मांगे। स्क्रीनिंग टेस्ट लिए, बच्चों का तुमने जो है एडमिशन लेने से पहले उनको पढ़ाए, किताब रखे उर्दू की, इंग्लिश की, पढ़ के बताओ, सवालात हल करके बताओ, इस तरह की चीजें अगर से तुमने लिए तो तुम्हारे को जो है 25,000 का फाइन देना पड़ेगा पहली मर्तबा। दूसरी मर्तबा जो है 50,000 का, फिर उसके बाद में बढ़ता जाएगा।
समझ में आया? तो स्क्रीनिंग टेस्ट बच्चों का नहीं लेना है। और तीसरी पनिशमेंट यहां पर यह है कि तुमने अगर से बच्चों का एडमिशन डिनाई किए, बच्चों का एडमिशन डिनाई किए, तो तुम्हारे पर जो एक्शन लिया जाएगा बाकायदा अथॉरिटी के जरिए से, एक्शन, लीगल एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन, जिसमें जो है तुम्हारे को तुमच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये, इस तरह की जो है चीजें जो है शामिल की गई है। यहां पर जो है हमारा आरटीई खत्म होता है, जिसको जो हमने जो है शॉर्ट में देखे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं गए क्योंकि जो है हमारे को ज्यादा डिटेल में जाने की इसकी जरूरत नहीं।